प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्ट्रीम में। प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 की जो एनसीईआरटी मैथ क्लास कंटिन्यू है सुबह 7 बजे वाली, उसमें प्रश्नावली 1.2 का एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.2 का 2 सवाल कंप्लीट कराए थे। पहले सवाल में 5 सवाल था और दूसरे में 3 सवाल, 5 3 8 सवाल कंप्लीट करा दिए थे। आज तीसरे नंबर सवाल में 3 सवाल ये दिया गया है और स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। जब हम सवाल को पढ़ेंगे आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई देगा, स्क्रीन पे लगा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले का जो वीडियो अपलोड हो गया है उसे देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। और रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी आती है उसे ऑल करके ऑन रखिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से जाए और आप वीडियो आसानी से वॉच कर पाए। सब्सक्राइब न किए हो तो ही सब्सक्राइब करना, बार बार सब्सक्राइब न करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही सरल है। फर्स्ट वाला पहले हम देखेंगे, जिसे 12 है, 15 है, 21 है, तो 12 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 से ये। उसके बाद 15 का गुणनखंड करिए, ये 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। 21 का गुणनखंड करिए, 21 कटेगा, 3 से काटिए 7 तक 21, फिर 7 से 7 तक के 7। तो अब ध्यान दीजिए, जो सब में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। उसके बाद एलसीएम में पहले तो एचसीएफ निकालिए। देखिए एचसीएफ इसका जो आएगा एचसीएफ बराबर, ये 2 यहां है, इसमें नहीं है, ठीक है, 2 2 इसमें नहीं है, 3 यहां है, यहां और यहां मिल रहा है, 7 यहां नहीं, 5 यहां है। तीनों में जो मिल जाए, ध्यान दीजिए 12 15 और 21 में तीनों में जो मिले वही एचसीएफ होगा। ये 3 यहां है, यहां नहीं है, इसमें है और इसमें है, यहाँ एचसीएफ क्या हुआ 3 हो गया। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ध्यान दीजिए, जो तीनों में मिल जाए पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे भी लिखेंगे। एलसीएम एलसीएम आप निकालिएगा। देखो ये 3 मिला, यहां मिला, यहां मिला, ये तीनों एक बार हम यहां लिखेंगे 3 गुणते, इसमें जो बचा है इसको लिखेंगे 2 गुणते 2, फिर गुणते इसमें जो बचा है 5, फिर गुणते इसमें जो बचा है 7। इन सब का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 42 420, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, यहां जो है इसका आंसर ये दोनों होगा। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड किया, इसमें मिला लिया, जो मिल गया एचसीएफ हो गया। बाकी जो मिलेगा उसको लिखेंगे, जो बचा रहेगा उसको लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा एलसीएम। ये तो निकालना आप जानते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देख लीजिए। फर्स्ट नंबर तो आपका कंप्लीट। सेकंड नंबर में देखिए 17 23 और 29। 17 का देखिए, 17 का जो गुणनखंड होगा 1 गुणते 17, इसके अलावा कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभाज्य संख्या पे सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, 2 से न कम न ज्यादा होता है। 17 का गुणनखंड 1 और 17, 17 से ही कटेगा। 23, 23 का गुणनखंड 1 गुणते 23, 23 23, और 29 का गुणनखंड 1 गुणे 29। अब एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर तीनों में जो कॉमन मिल जाए, तीनों में क्या मिल रहा है 1 और 1 और 1, तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो तीनों में मिले उसको लिख लेंगे, यानी 1 का गुणा 1 ही होगा, कहने का मतलब इसका गुणांक हो जाएगा। जैसे 1 मिल रहा है 1 लिखे, बचा क्या 17 गुणते 23 और गुणे 29। ठीक है, अब इन सभी का आपस में जब हम गुणा करेंगे, देखो पहले तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 17 त्रिक 51, 17 दूना 17 त्रिक 51 1 हो गया, 17 दूना 34, 34 और 5 39 391, फिर 29 का गुणा इसमें कर दीजिए, 9 के 9, 9 9 81, 2 के 2 81, 2 83, 83 के 3, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 18 27 45, 45 और 8 53 के 3, और 3 दूनी 6 5 11, 11339, 11339, ये गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसका आंसर ये हो गया और इसका ये। एचसीएफ इसमें 1 आया और एलसीएम इसमें 11339 आया। अब अगला सवाल देखिए, इसमें 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का 2 गुणते 2,
गुणते 2, बहुत ही छोटा गुणनखंड है तो ऐसे क्या करने की जरूरत है, ये तो आप वैसे मुंह जबानी बता लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 9 जो है 9 का 3 गुणते 3, 25 का। और एक बात और ध्यान दीजिए, सब में एक का गुणनखंड हमेशा होता है, कोई हो न हो एक रहता है, एक छुपा रहता है। अब 25 का गुणनखंड 5 1 गुणते 5, 1 गुणते 5 गुणते 5। HCF अगर इसका निकालना चाहेंगे तो जो सब में मिल जाए वही HCF होगा। देखो 3 इसमें मिल रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों में क्या मिला, 1 मिला। HCF कितना हुआ, 1 आंसर हो गया आपका। अब इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम का मतलब तीनों में जो मिल जाए 1 मिल रहा है, उसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। ये 2 गुणते 2, उसके बाद 3 गुणते 3, उसके बाद 5 गुणते 5, दिख रहा है जी। अब इसमें गुणा 25 75 ऐसे गुणा 2 दूनी 4 4 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 72 55 25, ये गुणा करेंगे टोटल आ गया 25 25 100 100 200 2 3 3 9 9 दूनी 1800, ये टोटल आपका 1800 हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। तो तीसरा नंबर जो सवाल था, तीसरे नंबर में 3 सवाल तक तीनों कंप्लीट हो गया। और समझ में आ रहा तो कमेंट करिए। और लास्ट में आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम होमवर्क के रूप में 1-2 सवाल जरूर देंगे, उसका कमेंट में आंसर करके बताइएगा आप लोग। तीसरा नंबर सवाल आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर सवाल समझिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, हम पढ़ रहे हैं। HCF दिया है, HCF 306 657 के बराबर 9 है। 4 नंबर जो सवाल है, HCF किसका 306 है और 657 है, इसके बराबर क्या है 9 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम किसका 306 और 657 का, ये क्वेश्चन मार्क यही पूछा है इस सवाल में। तो सबसे पहले एक बात आप जानते होंगे, फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणते एचसीएफ के बराबर होता है। यानी अगर संख्या इसको हम n1 मान ले, इसको n2, यहाँ भी ये n1 होगा, ये n2 होगा। दो संख्या इसका जब हम गुणा करेंगे यानी n1 सूत्र होता है एक संख्या गुणते दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर, इसको ऐसे मानो पहला नंबर इसका सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणते सेकंड नंबर के बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 306 इंटू सेकंड नंबर क्या है 657। HCF क्या है, HCF देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 लिखेंगे, एलसीएम ऐसे रहने देंगे, 9 से काटेंगे 9 7 63, 2 बचेगा 27, 9 3 27, 73 आ गया। यानी ये एलसीएम के बराबर हम लिखेंगे इसका इसमें गुणा करके। जब इसका गुणा करेंगे 6 3 18 8 आएगा और 3 0 7 6 42, 42 से हासिल 43 के 3 आएगा और 3 3 9 7 0 0 9 4 13 3 आएगा और 7 3 21 21 22, 22,338 गुणा कर लीजिएगा। 22,338 गुणा हमने किया, ये 6 3 18 और 7 6 42, 3 0 42, 1 43 3 और 3 3 9 और 4 13 3 और 7 3 21 22, हाँ गुणा सही है, राइट, ये आपका आंसर होगा। यानी 22,338, 22,338 ये क्वेश्चन नंबर 4 में आया है आपका। 4 नंबर सवाल कंप्लीट। अब अगला सवाल जो है 5वां, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, किसी प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n पर, संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बात को समझो, 6 पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसमें जांच करने के लिए कहा है, कभी नहीं समाप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर जहां पे n क्या है प्राकृतिक संख्या, उसमें बताया गया है n क्या प्राकृतिक संख्या बताया गया है, n बराबर 1 होना चाहिए, 2 3 4 और 5 6 ऐसे, ये कहां तक अनंत रहेगा। ठीक, तो 6 पावर n में हमें
चेक करना है। 6 पावर जो n है इस पे चेक करना है कि 0 अंक पर समाप्त होगी कि नहीं। अगर 6 की पावर हम 1 रखेंगे, देखो यहाँ ये वैल्यू अगर n का मान 1 रखेंगे तो 6 आएगा। 6 के घात ये 2 रखेंगे n की जगह पे तो 6 छंग 36 आएगा। 3 रखेंगे 6 घात 3 के बराबर होता है 216 आएगा। 6 घात यहाँ 4 रखेंगे तो आएगा 1296 आएगा। प्यारे बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं लास्ट में क्या आया, 6 6 और 6। ये 6 पावर अगर n है, n प्राकृतिक संख्या है तो किस पे समाप्त होगी, 6 पर समाप्त, 0 पर नहीं समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने के लिए 10 की पावर होना चाहिए, यानी 2 इंटू 5 के पावर में n रहना चाहिए। क्या 2 इंटू 5 के पावर में n रहना चाहिए, तभी वो जो है 0 पर समाप्त होगी। क्योंकि 2 का 5 में 5 का 2 में गुणा होता है 10 के घात अगर n, 10 के घात अगर हम 1 रखेंगे तो 10 आएगा। 10 के घात अगर हम 2 रखेंगे तो 100 आएगा। 10 के घात 3 रखेंगे तो 1000 आएगा। 10 के घात 4 रखेंगे तो 10,000 आएगा। अगर हम 10 के घात 5 रखेंगे तो 1 लाख आएगा। प्यारे बच्चों यहां समझ में आ रहा है कि लास्ट में क्या आ रहा है, 0। 10 की पावर अगर n रहेगा तब जाके क्या आएगा, 0 अंक पर समाप्त होगी। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सवाल जो कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अब इसमें आपको लिखना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 यानी 10 के पावर में n होना चाहिए। 10 के पावर, क्योंकि 2 और 5 का गुणा होता है तभी 0 मिलता है हमें। 2 और 5 जहां पे रहेगा 2 5 का गुणांक वही 0 होता है। तो 2 इंटू 5 की पावर 10, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 पावर n होना चाहिए। n होना चाहिए, जहां n क्या होना चाहिए, n एक प्राकृतिक संख्या। इतना आप कारण में लिख सकते हो। तो 6वां नंबर सवाल आपका 5वां नंबर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रश्न 6 नंबर में व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, और क्या दिया है, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 दिया है। ये कहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हाँ ये कहा है भाज्य, ये तो भाज्य संख्या है, क्यों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों है ये पूछा है। अब बात को समझो, भाज्य संख्या होता क्या है, आपको एक एग्जांपल पहले समझो। भाज्य संख्या में सिर्फ 2 से, अभाज्य संख्या जो होता है उसमें सिर्फ 2 गुणनखंड होता है और भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होता है। पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम 1 लेते हैं, इसका गुणनखंड 1 ही होगा ना, और हम 2 लिया तो इसका गुणनखंड 1 और 2 होगा। 3 लिया तो इसका गुणनखंड 1 और 3 होगा। 4 का 1 2 और 4, यानी 1 से कटेगा 2 से कटेगा 4 से कटेगा। 5 का 1 और 5, 6 का 1 और 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से, 7 का 1 से और 7 से, 8 का 2 से 1 से कटेगा 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। ये सारी नंबर्स हम लिख लिए हैं। इन नंबर्स को आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें अभाज्य क्यों हो रहा है, भाज्य क्यों हो रहा है। सुनिए, आप ये जानते हो कि अभाज्य संख्या जो होता है एक क्यों नहीं होता। अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटे या स्वयं से कटे वही तो अभाज्य संख्या होती है। यानी जैसे 2 3 5 7, एक क्यों नहीं होता, एक तो स्वयं से कट रहा है। सुनिए, एक जो है, देखिए एक में सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड है, ध्यान से समझिएगा।
अब हम आपको एक बात बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, न ही कम और न ही ज्यादा। आज से ध्यान दीजिएगा, जिसमें सिर्फ दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होगा, और जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो, कम नहीं दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या होगी। जिसमें दो से अधिक संख्याओं से भाग हम दे सकें जिस संख्या को, वो भाज्य संख्या होगी। देखो ये क्या है, एक दो गुणनखंड, सिर्फ दो गुणनखंड है, ये क्या है, अभाज्य है। ये ग्रीन मार्कर से अभाज्य संख्या में बता रहा है, ये अभाज्य है। ये क्या है, दो से अधिक गुणनखंड हो गया, अभाज्य नहीं होगा। ये अभाज्य है, दो गुणनखंड है। ये अभाज्य, दो से अधिक नहीं होगा। ये भाज्य है, दो गुणनखंड है। और ये दो से अधिक है, ये क्या है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। और यहां दो से कम गुणनखंड, इसलिए अभाज्य नहीं है। अब समझो, अब भाज्य संख्या समझो, यहां एक ही गुणनखंड है, दो से कम है। अभाज्य संख्या सिर्फ दो गुणनखंड होता है, और भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड होता है, दो से कम नहीं। देखो ये न तो अभाज्य और न ही भाज्य है। अब यहां एक और दो गुणनखंड है, दो से अधिक नहीं है ना, तो ये क्या होगा, भाज्य नहीं होगा। अब भाज्य का बताना है। अभी तो हमने अभाज्य बताया कि देखो ये दो गुणनखंड जिसमें हो अभाज्य, भाज्य नहीं है। अब जो दो से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य होगा, ये भाज्य है। ये दो से अधिक गुणनखंड, ये दो से अधिक गुणनखंड, कहने का मतलब चार से शुरू होता है, भाज्य संख्या चार से शुरू होती है। ये सभी अभाज्य नहीं हो, भाज्य नहीं होगा। देखो 4, 6, 8 ये भाज्य, जिसमें दो से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य संख्या, और जिसमें सिर्फ दो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहां 13 और 13 मिल रहा है, 13 कॉमन कर दीजिए। यहां बचेगा 7 गुणते 11 और प्लस 13 निकल गया, 1 बचेगा, कॉमन हो गया। अभी 13 गुणते 11 7 77 1 78। सभी में एक का गुणनखंड हम कर सकते हैं, हर एक संख्या का एक गुणा कर सकते हैं। या अभी तो इसी में भी तो एक से अधिक गुणनखंड है, दो से कट जाएगा, ये संख्या दो से कटेगा भी। तो कहने का मतलब इसमें दो से अधिक गुणनखंड है ना, इन सभी में क्या है, दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। कारण आपको यही बताना है, दो से अधिक गुणनखंड है। और इसमें देखो यहाँ 5 मिला, यहाँ 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस यहाँ 5 मिल गया, 1 बचेगा। अभी 5 गुणते ये 7 6 42, एक का गुणा 2 यहाँ 6 चौका 24, 7 6 42, 42 और 24 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 16 4 20, 0 4 दूनी 8 2 10, 1008 और एक जोड़ देंगे 1009 हो जाएगा। ये कितना है, 1009। इसमें एक का गुणा तो हम कर सकते हैं ना, यानी 1 2 3 गुणनखंड होंगे। अभी ये भी तो कटेगी संख्या, समझो। देखो अब इसमें लिखिएगा, कारण में लिखिएगा यह भाज्य संख्याएं, यह भाज्य संख्याएं, यह भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें दो से अधिक गुणनखंड हैं। कंप्लीट। अब चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कारण यही है, दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। हाँ, लास्ट सवाल है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल ये होगा, नोट कर लीजिए इसे। किसी खेल मैदान में सवाल जो कहा है, सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी खेल का मैदान है, चारों तरफ एक रास्ता है वृत्ताकार, ठीक है। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी सोनिया जो एक चक्कर पूरा घूमती है तो 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। उसी मैदान को रवि जब घूमता है तो 12 मिनट लगता है, उससे कम समय लेता है, तो यानी ज्यादा तेज चलेगा। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें समझो, अगर दो हों या दो से अधिक या तीन से अधिक, यानी 4 5 कई लोग हों, अगर सबका समय अलग अलग, कोई 5 मिनट, कोई 12 मिनट, कोई 14 मिनट, कोई 18 मिनट में लग रहा है,
किसी के एक चक्कर लगाने में समय, और उन सब को एक साथ शुरू किया जाए एक ही दिशा में, तो जो कम समय में आएगा, जल्दी दौड़ेगा वो तो जल्दी आ जाएगा, कम समय लगेगा, फिर आगे निकल जाएगा, दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे ये निकालने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी चक्कर की बात की जाए उसमें समय पुनः प्रारंभिक पुनः एक साथ मिलने की समय कहा जाए तो वहां एलसीएम निकाला जाता है। छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए वहां एलसीएम निकाला जाता है। न्यूनतम संख्या की बात की जाए तो एलसीएम निकाला जाता है। और ध्यान दीजिए, जब मैक्सिमम अधिकतम की बात की जाए तो एचसीएफ निकाला जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए तो एचसीएफ निकाला जाता है। यानी जैसे हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, लोवेस्ट मतलब न्यूनतम, छोटी से छोटी। तो कहने का मतलब यहां रवि को कितना समय लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है, और रवि को 12 मिनट लगता है ना, रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। तो इन दोनों का एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 12 का एलसीएम। तो चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए अलग अलग करके, चाहे एक साथ निकाल लीजिए। देखिए, जिसे 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 9, 3 से 3 दिया 9, 3 से 1, फिर यहाँ 12 से 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 1। एलसीएम जब निकालेंगे पहले तो हम मिलाएंगे, जो मिल जाएगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा उसे भी लिखते हैं। 2 मिला, 2 मिला, यहां लिख लिया। उसके बाद 3 मिला, 3 मिला, लिख लिया। बचा क्या इसमें, 3 इसमें, इसमें नहीं, इसमें 2, इसमें नहीं है, तो यहाँ 3 बचा, इसको लिख लिया। उसके बाद 2 बचा, इसको लिख लो। तो 2 3 6 त्रिक 18 दूना 36। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कितने, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहां से लिख लीजिए 36 मिनट बाद सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आया। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए आनंद एसटी यूट्यूब चैनल के बारे में। इसमें एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा। बाकी साइंस मुकेश सर पढ़ा रहे हैं। डेली आपको शाम को 7 बजे इंटर का क्लास मिल रहा है। सुबह शाम को 5 बजे क्लास 12th की केमिस्ट्री अपलोड होती है। सुबह 7 बजे साइंस का भी 10th क्लास का होगा। एक चैप्टर मैथ, एक चैप्टर इंग्लिश, उसके बाद एक चैप्टर साइंस कंप्लीट कराया जाएगा। और ऐसे सुबह 6 बजे क्लास 9 का वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।